हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकों के अंतर्गत कार्बन की चतुर्थ संयोजकता। उससे पहले आप सभी से पूछना चाहूंगा कि कैसे हैं आप लोग। सभी कुछ ठीक चल रहा है? मस्त चल रहा है? चलना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा और ठीक रहना पड़ेगा। तो हेडिंग लगा लीजिएगा आप आज कि कार्बनिक कार्बन की, ये हमारी एनसीईआरटी पे भी मेंशन है, चतुर्थ संयोजकता, है ना। ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूंगा कि कार्बन चार ही आबंध क्यों बनाता है, क्या रीजन है इसका, इन सब बातों पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस चीज से जहां से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट होता है। तो आप सभी को पता है कि कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु द्रव्यमान होता है 12। ठीक है, इसके समस्थानिक भी होते हैं 3, जहां पर आप बात करेंगे कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब आपको पता है परमाणु क्रमांक का मतलब, इस कार्बन परमाणु के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो इसी के आधार पर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, जो कि निकल कर आएगा 1s2, 2s2, 2p2, है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा चैप्टर 3 में, सॉरी, इसी कक्षा के चैप्टर 2 में, कि एस ब्लॉक पे आप 2 इलेक्ट्रॉन ला सकते हो। दूसरी कक्षा में फिर से आपके पास में 2s होगा, जहां पर भी आप 2 इलेक्ट्रॉन ला सकते हो। और पी कक्षा में आपके पास में 3 कमरे होते हैं, जिस पे एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। इसी को आधार मानते हुए मैं कार्बन की एक संरचना बना रहा हूं, जहां पर हम नाभिक के अंदर 6 प्रोटॉन लेंगे और जो रेड कलर से होगा ये हमारे 6 न्यूट्रॉन को दर्शाएगा, है ना। एक एक चीज ध्यान से समझना, कहीं पे भी स्किप नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम बनाते हैं इसकी कक्षा। एक्चुअली ये चैप्टर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, इसीलिए ये सब बातें चैप्टर 3 में थी, परंतु कुछ बातें जो वहां पर छूट रही हैं, हो सकता है आप पहली बार इस लेक्चर पर आए होंगे, तो आपकी कोई भी चीज मिस आउट नहीं होगी, इस बात की गारंटी मेरी। तो 1s, यहाँ पर देखो 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन है। 1s का मतलब है पहली कक्षा का पहला उपकोष, वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। हो सकता है कैमरे में छोटा आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। और फिर आप आए दूसरी कक्षा में, और दूसरी कक्षा में आपके पास में 2s है और 2p है। ठीक है। ये हो गया 2s के 2 इलेक्ट्रॉन। एंड देन 2p कक्षा के फिर से हम 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रीन कलर से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? ग्रीन कलर से। ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कार्बन एटम की परमाणु संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। अब क्या होगा जब भी हमें कोई नया उत्पाद बनाना होता है? ठीक है। तो यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, परंतु जैसे ही कोई भी एटम ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है, तो उसके कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। और जब वो अवशोषित करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी ताकत बढ़ जाती है। और ताकत बढ़ने के कारण पे वो युग्मित की जगह अयुग्मित हो जाते हैं। जस्ट लाइक दिस, कि यहां पर पहले कौन इस हमले को सहेगा? तो यहां पर ये जो एस कक्षक है ना, ये पहले सहेंगे। अब एस कक्षा की आकृति है, आप लोगों को नहीं पता, तो ये गोली आकृति में घूर्णन करते हैं। और पी कक्षक की यदि हम बात करें तो ये ऐसे घूमते हैं,
ठीक है। फिर हम यदि बात करें तो ये देखो यार, हो सकता है ये ऐसे घूम सकते हैं, है ना, या फिर खड़ा हो गया, आड़ा हो गया, देन एक लाइन ये जो इधर गई है ये ऐसे घूम सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चैप्टर मैं 2 का उठा रहा हूं। डन। तो जब ये एनर्जी रिसीव करते हैं तो 2p के इलेक्ट्रॉन गोली कक्षा में घूम रहे होते हैं। अब यहां पर जब 2s कक्षक का इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करेगा ये वाले कक्षक के, तो ये जो है ना यहां से निकलकर p कक्षक में प्रवेश कर जाएंगे। और अब जो अवस्था होगी 1s, पहली कक्षा नाभिक के पास इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, परंतु जो 2s है ना उसका एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके प्रवेश कर जाएगा 2p में। कहां प्रवेश कर जाएगा बेटा? 2p में। और इस अवस्था को हम कहते हैं उत्तेजन अवस्था। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उत्तेजन अवस्था। अब इस एटम की एनर्जी, इस एटम के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ चुकी है और वो पी कक्षक से हटकर, सॉरी, एस कक्षक से हटकर कहां प्रवेश कर चुका है? पी कक्षक में। अब ध्यान देने वाली बात कि आपका एटम जब किसी के साथ संयोजन करेगा, ठीक है, तो यहां पर अब आपको पता होना चाहिए कि जब एस ब्लॉक किसी के साथ आबंध बनाता है, अब मान लो वो दूसरे परमाणु के एस कक्षक वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ आबंध बनाएगा, तो यहां पर एस एस कक्षक मिलके, यानी एस एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन मिलके जो आबंध बनाते हैं उन्हें बोला जाता है सिग्मा आबंध। ठीक है। उसी प्रकार से जब एस और एस कक्षक और आपके पी कक्षक मिलते हैं तब भी आबंध निर्मित होता है सिग्मा। ये बहुत डीप डाउन बातें बता रहा हूं जो आगे आपको काम आएगी। अब जब पी कक्षक आपस में मिलते हैं, यानी कि पी कक्षक आपस में मिलते हैं और ये कुछ इस प्रकार से जुड़े, कैसे जुड़े? कुछ इस प्रकार से, तो यहां जो आबंध निर्मित होगा ये होगा पाई, और यही पी कक्षक जब आड़े में मिले, कुछ इस प्रकार से मिले, ऐसे, कुछ इस प्रकार से, तो यहां जो आबंध निर्मित होगा सिग्मा। ध्यान रहेगा ये सब चीजें कि जब एस एस कक्षक मिलते हैं तो सिग्मा बंध निर्मित होता है, जब एस पी मिलते हैं समांतर क्रम में तब भी सिग्मा होता है, जब पी पी पार्श्व श्रृंखला यानी खड़ी श्रृंखला में मिलते हैं तो पाई आबंध मिलते हैं, और वहीं पी पी यदि कुछ इस प्रकार से मिले यानी इसे समानांतर मिले तब भी सिग्मा आबंध बनता है। ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर आप? तो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज निकल के आती है जिसे आप बोलते हैं संकरण। sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण क्या होते हैं, ये सब यहीं से निकल के आता है। अब सपोज करो, यार ये पेन बड़ा गंदा महकता है, पता है, अचानक से बहुत गंदी स्मेल आई हमें, परंतु कोई बात नहीं, ठीक है, करते हैं मैनेज। नया पेन है, इंक चेंज नहीं हुई होगी, हो सकता है गलत क्वालिटी वाला पेन आ गया होगा, परंतु आप सपोर्ट करो तो जल्दी ही हम मोनेटाइज हो जाएंगे, फिर हम डिजिटल बोर्ड लेंगे, फिर क्वालिटी और अच्छी एनहेंस होगी। तो अभी मैनेज करते हैं। अब क्या करते हैं, इस कार्बन को आबंध बनाने की आवश्यकता होगी। अब जिसे नहीं पता, चैप्टर 3 लुईस अस्टक के अनुसार में कोई भी परमाणु उत्कृष्ट गैसों जैसा व्यवहार करना चाहता है। कैसा? उत्कृष्ट गैसों का मतलब मैं हमेशा ये मानता हूं ये संसार के वो तत्व हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं साधु परमात्मा को, जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं, जिनको मोह माया धन दौलत इन सब से कोई लेना देना नहीं, लाइक जो ट्रू संत होते हैं उस टाइप के तत्वों को मैं उत्कृष्ट कैसे मानता हूँ या उत्कृष्ट तत्व मानता हूँ, जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, यानी कि जिन्हें इलेक्ट्रॉन की भूख नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की भूख मतलब पैसे देने की भूख और संसार में जितनी भी चीजें हैं उन्हें लेने की मोह, ये सब इलेक्ट्रॉनों की भूख हम कहते हैं। तो उत्कृष्ट कैसे ना किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो ये तत्व भी वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं, परंतु उसके लिए इन्हें किसकी आवश्यकता है?
इसके लिए यहाँ पर इन तत्वों को अर्थ की आवश्यकता है, यानी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे तत्वों से लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे तत्वों से लेंगे जो इन्हें आसानी से दे दे, है ना। किससे लेंगे, जो इन्हें आसानी से दे दे। तो हमारी आवर सारणी में कुछ तत्व हैं जिन्हें बोला जाता है एस ब्लॉक के तत्व, है ना। कौन से ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। देखो बेटा मैं बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूं धीरे धीरे, और पहले तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि कहां से स्टार्ट करूं, परंतु भगवान की इतनी अच्छी कृपा है कि हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे और समझते हैं। तो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति। तो आपके पास एस ब्लॉक में ना आवर्त सारणी में दो लाइनें होंगी, है ना, जो स्टार्ट होती है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन, है ना। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा कार्बन के पास और कार्बन के साथ आबंध बनाने की कोशिश करेगा। अब जब कार्बन से ये आबंध बनाएगा, क्या करेगा, कार्बन से ये आबंध बनाएगा, तो ये जो शेयरिंग होगी, यहां पर जो आबंध निर्मित होगा, इसे आप बोलेंगे सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजी आबंध, है ना। सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध ये होते हैं कि भाई साहब जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर साझेदारी होगी, एक बॉन्ड साइन होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेंगे, मेरे इलेक्ट्रॉन आपके पास रहेंगे, ठीक है। जब जैसी प्रवृत्ति हमें दिखानी होगी हम दिखाएंगे। अब सहसंयोजी आबंध जो होते हैं, हमारे पास में बहुत प्रकार के आबंध होते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे यदि हमें 8 इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में प्रवेश कराने हैं, तो टोटल हमें 4 हाइड्रोजन एटम्स की आवश्यकता होगी, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं की हमें आवश्यकता होगी। और ये कुछ प्रकार, इस प्रकार से आबंध बनाएंगे। अभी जो बिंदु हम बना रहे हैं इन्हें भी नाम दिया गया है। नॉर्मली कार्बन को दर्शाने के लिए कुछ इस प्रकार के बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, और आप इन बिंदुओं को बोलते हैं लुईस बिंदु। क्या बोलते हैं, एक एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बोले हैं लुईस बिंदु। अब इन लुईस बिंदु से क्या होगा, यहां पर आपके हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और कुछ इस प्रकार से आबंध निर्मित हो जाएगा। अब हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो कौन सी कक्षा के दिए हैं, एस कक्षा की। तो यहां पर आप अलग पेन ले लेते हैं, यहां पर एक एस ब्लॉक आया, यहां पर एक एस ब्लॉक आया, यहां पर एस ब्लॉक आया और यहां पर एस ब्लॉक आ गया। अब ध्यान से देखोगे यहां पर कितने एस ब्लॉक ने भाग लिया, एक। कितने इलेक्ट्रॉन गए, एक। उसी प्रकार से पी ब्लॉक, कितने इलेक्ट्रॉन गए, 3। तो ये यहां पर जो संकरण निकल कर आया, इसी को आप बोलेंगे sp3 संकरण। और ये जो संरचना आपको मैंने एक एक चीज बताई कि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो आबंध होगा वो कौन सा आबंध होगा, सहसंयोजी आबंध। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो कितने की संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है, 4 की। क्यों, क्योंकि टोटल उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अस्टक नियम के अनुसार। यदि उसे उत्कृष्ट गैसों से ऐसा व्यवहार करना है, किसी और के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी है, तो उसे टोटल बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है, अलग अलग तत्वों से उधार लेता है, और उधार लेता नहीं, साझेदारी करता है कि जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है। तो यहाँ पर सहसंयोजी आबंध करके अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है, और यही यौगिक आपके कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक। मुख्य रूप से जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर जुड़ते हैं तो ऐसे यौगिकों को आपको पता होगा कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है बेटा, हाइड्रोकार्बन। और यही आपका, आई होप सो, नेक्स्ट चैप्टर है ना। यही आपका अगला चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हम बहुत विस्तृत रूप से इनके बारे में पढ़ेंगे क्या होते हैं, परंतु आज का हमारा टॉपिक ये वाला नहीं है। हमें ये समझना है कि कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे ये बने, इन सब बातों पर गौर करना है। अब ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में कितने आबंधों की शेयरिंग करी, 4। और चारों कैसे हैं, सिग्मा आबंध है। कौन कौन से तत्व मिले, मतलब कौन कौन से कक्षक मिले हैं,
तो सर यहाँ पर एस कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन का मिलन हुआ है और यहाँ पी कक्षकों से जितने भी इलेक्ट्रॉन मिले हैं ये सारे हाइड्रोजन परमाणु के एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन थे। मतलब यहाँ जो आबंध बने हैं एस और पी आबंध मिलकर बने हैं। पहला तो एस एस मिला था, इसका मतलब सिग्मा आबंध बनेगा, और पी और एस और पी इलेक्ट्रो आबंध जब मिलते हैं यानी कक्षा जब मिलती है तो तब भी सिग्मा आबंध बनते हैं। तो यहाँ पर जो आबंध बने हैं चारों के चारों सिग्मा आबंध बने हैं, और जब चारों सिग्मा आबंध होते हैं तब sp3 संकरण होता है। ये दूसरी लाइन थी कि जब पूरे आबंध सिग्मा हो तो वहां पर जो संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है। अब संकरण की यदि बात करें तो अलग अलग टाइप के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अब मान लो कि जब आपकी जो शेयरिंग है दो एस ब्लॉक आबंध बनाए और पी आबंध भी बन जाए, तो यहां पर जब संरचना क्या हो हमारी कुछ इस प्रकार की संरचना हो कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़े, मतलब दो कार्बन आपस में जुड़े, तो यहाँ पर एक आबंध जो होता है वो सिग्मा होता है और एक आबंध जो होता है वो पाई होता है। अब कार्बन की संयोजकता कितने की है, तो कार्बन की संयोजकता है 4 की, हमने पहले हेडिंग डाला है। तो यहाँ पर यदि हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से जुड़े तो एक दो एक एक दो तीन चार पांच, और एक कैसा है पाई आबंध है। तो जब संरचना में एकाध बीच में कहीं पाई आबंध हो तो ऐसी अवस्था में जो संकरण हो जाता है वो हो जाता है sp2, और इसे आप बोलते हैं एथीन। ठीक है, इसे आप बोलते हैं एथीन। अब मान लीजिए किसी संरचना में कार्बन कार्बन तीन आबंध से जुड़े हो। कैसे जुड़े हो, तीन आबंध, मतलब कि जो पी कक्षक है, पी कक्षक है, ये पूर्ण रूप से पी कक्षकों के साथ ही आबंध बना ले। उसमें से एक पी कक्षक जो है वो कुछ इस प्रकार की स्थिति में मिले और जो दो पी कक्षक है वो खड़ी स्थिति में मिले। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो ऊपर और नीचे वाला है ये दोनों पाई आबंध बना ले और ये जो बीच वाला है ये सिग्मा आबंध बना ले। अब बचा एक एक, तो ये सिग्मा आबंध बनाएगा। तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है sp संकरण। अब एक प्रश्न जो आपके मन में आना चाहिए कि इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो ध्यान रहे सिग्मा आबंध से अधिक विद्युत ऋणात्मक पाई आबंध होते हैं। जितने अधिक पाई आबंध होंगे वह चीज उतनी अधिक विद्युत ऋणात्मक होगी, यानी कि वो उतना अधिक ऋणात्मक गुण प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ सबसे अधिक ऋणात्मक ये है, उससे कम ये है और सबसे कम ये है। ये हो गया आपके एनसीईआरटी का पहला पेज जहां पर आपको पाई अधिलक्षणों और चतुर्थ आकृतियों के बारे में बताया गया था। अब मेरे जो कंसर्न है, हम 20 मिनट के वीडियो पर पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट कट पीट के वीडियो जो आएगा 17-18 मिनट का आ जाएगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ठीक है हमने sp संकरण समझ लिया, सॉरी sp3 संकरण समझ लिया, sp2 संकरण समझ लिया, sp संकरण समझ लिया, हमने आबंध भी समझ लिया, हमने लुईस संरचना भी समझ ली, हमने सहसंयोजी आबंध भी समझ लिया। एक एक चीज की परिभाषा मेरे साथ साथ आपको लिखनी है कि जहां इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो सहसंयोजी आबंध, जहां बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाए वो वैद्युत संयोजी आबंध। तो यहाँ पर साझेदारी हो रही है, लेन देन नहीं हो रहा, साझेदारी, बॉन्ड साइन। ऐसा नहीं कि मैंने मेरी संपत्ति सीधे कार्बन के नाम कर दी हो, ऐसा नहीं। यदि ऐसा है तो विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहलाते हैं। अब ये कमजोर होते हैं, आयनिक बंध जैसे कि NaCl बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो इस प्रकार से बनते हैं। डन है, इतना आप चाहो तो नोट कर सकते हो परिभाषा की चतुर्थ संयोजकता की कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लुईस स्ट्रक के अनुसार किसी भी परमाणु को उत्कृष्ट गैसों से व्यवहार करने के लिए बाहरी कक्षा में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। अब उसे कंप्लीट करने के लिए कार्बन अन्य अन्य तत्वों के साथ में आबंध बनाता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के साथ बनाया तो नए यौगिक बनाएगा, ऐसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, और यही गुण है कि कार्बन चतुर्थ संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर कार्बन तीन तरह से आबंध बना सकता है जिसको देखकर आपको संकरण देखने को मिलेगा sp3 संकरण। जब सारे आबंध सिग्मा हो, मतलब उस संरचना में पूरे आबंध कैसे हो, सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि एक रेखीय हो, एक लघु रेखीय हो। अब मान लीजिए तो ऐसी संरचना sp3 संकरित होती है। अब किसी संरचना में दो ही आबंध से कार्बन ने आबंध बनाया हो तो वहां पर sp2 संकरण होता है, और जब कार्बन ने ट्रिपल आबंध में अपने ही परमाणु के साथ आबंध बनाया हो और हाइड्रोजन के साथ सिंगल आबंध से जुड़ा हो तो ऐसी संरचना में sp संकरण
होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो है sp संकरण का होता है, फिर उसके बाद में sp2 उससे कम होता है, और sp3 का विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। फटाफट से ये नोट कर लो, देन वी विल स्टार्ट दैट कि इनका नामांकन कैसे किया जाता है, किन किन विधियों द्वारा इन जो कार्बनिक यौगिकों को, जैसे अभी हमने दिखाया था आपको कि संकरण के आधार पर बहुत प्रकार की आकृतियां बनी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल कार्बनिक यौगिकों का हम निरूपण कैसे करेंगे, इनका जो सूत्र है, जो भी मैंने लिखा यहाँ बड़ा बड़ा गोला बनाया था, इन्हें संरचना के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से कार्बनिक यौगिकों को समझाया जा सकता है या चित्र बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। अब आपकी हेडिंग होगी चलो कार्बनिक यौगिकों का अब पता है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि हमारी हिंदी हम लिखते ही भूल जाते हैं, मतलब शब्द दिमाग में यहाँ इमेजिनेशन चलती होती है, परंतु जब लिखने जाते हैं तो वो शब्द बैनिश हो जाते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आता सब है, परंतु जब दिमाग लगाने को हम बैठते हैं तो हमारे दिमाग से वो चीजें वैनिश हो जाती हैं। होता है कभी कभी, है ना। तो कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, ह्यूमन थिंकिंग, कि सभी के साथ ऐसा होता है। अब हम ये देखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का जो सूत्र है वो कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हमारी बुक में हमें 3 सूत्र दिए हुए हैं। अब मैं एक एक करके, पहला वाला तो अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसके लिए आप लिखेंगे लुइस बिंदु संरचना सूत्र। फिर दूसरा जो निकल के आता है वो निकल के आता है संघनित संरचना सूत्र। हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी में जैसा दिया हुआ है हम वैसे ही बात करेंगे। कोई भी रेफरेंस, किसी भी प्रकार की चीजों को प्रयोग करना हमने बंद कर दिया है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो आपके एग्जाम होते हैं ना, वहां पर एनसीईआरटी से ही न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव और बहुत सारी चीजें बनती हैं। लास्ट ईयर के एग्जाम पे वहीं से चीजें आई थी, तो ये डिसाइड हुआ मेरे और मैडम के बाद में कि हम एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे, रेफरेंस नहीं करेंगे। और दूसरा होता है सबसे लास्ट वाला, आबंध आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। ये 3 टाइप के बिंदु हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। अब लुईस बिंदु क्या क्या होते हैं आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से इन्हें लिखा जाता है। ठीक है, तो हम 3 उदाहरण उठाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 3 उदाहरण होंगे। सबसे पहले कार्बन का जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, और इन्हीं के आधार पर हम कुछ सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। कैसे? तो सबसे पहले आता है मेथेन का सूत्र, फिर हम लिखेंगे एथीन का सूत्र, और फिर हम लिखेंगे एथाइन का सूत्र। ठीक है, तो इसका होता है CH4, इसका होता है C2H4, इसका होता है C2H2, है ना। कुछ इस प्रकार से। अब यदि लुईस संरचना के आधार पर इनका हम आबंध बनाने की कोशिश करें, तो ये रहा कार्बन। हमें पता है कार्बन की संयोजकता कितने की है, +4 की, चतुर्थ संयोजकता। यहाँ पर इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पर इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पर इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पर इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ये है इसका, इस सूत्र का पूर्ण रूप। मतलब आपने यहाँ आबंध भी दिखा दिया, आपने यहाँ तत्व भी दिखा दिए, और आपने यहाँ संरचना भी दिखा दी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी बुक में यहाँ पर एथेन का प्रयोग है, मैंने मैथेन ले लिया। ठीक है,
एथेन का भी आप ले सकते हो। यदि मान लो आपको एथेन करना है इसे, तो सिंपल है, इसे एथेन करो, यहां पर कर दो क्या, C2H6, यहां पर कार्बन से कार्बन को जोड़ दो, आगे कुछ इस प्रकार से आप इसे लिख दो। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है, आपको कार्बन दिख रहे हैं कि पूरे 2 हैं, साथ में हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं पूरे 6। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें एथीन का, तो यहाँ कार्बन कितने हैं आपके पास में, कार्बन 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बीच में कार्बन कार्बन के मध्य में द्विआबंध है। तो ये वाला सूत्र, इसके अलावा कार्बन 2 है और 2 ही आपके हाइड्रोजन है। तो जब आपके पास में तत्वों की संख्या, साथ में ये भी बताया हो कि कौन सा आबंध है और पूरी संरचना दी हुई है, तो ऐसी संरचना को आप बोलते हैं पूर्ण संरचना सूत्र या फिर लुईस बिंदु संरचना सूत्र। परिभाषा यदि लिखना है कि जब किसी यौगिक के आबंधों के साथ पूरी संरचना बनी हुई हो, तो ऐसे सूत्र को पूर्ण संरचना सूत्र कहा जाता है। अब ध्यान रहे, यदि ये आपको नहीं आता है तो आपको बनाना सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे करके ये आना चालू हो जाएंगे। जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्गर कि कैसे ये सूत्र बनते हैं। 2 कार्बन 2, 6 हाइड्रोजन 6। कार्बन की संयोजकता पता होनी चाहिए 4 की है। यदि 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये, तो ये जो संरचना आपको दिख रही है इसे आप बोलेंगे पूर्ण संरचना सूत्र, है ना, क्या बोलते हैं, पूर्ण संरचना सूत्र या फिर लुईस बिंदु संरचना सूत्र। डन, पूर्ण संरचना सूत्र इसका नाम है, नोट कर लो फटाक से। अब सपोज करो कि यहां पर आपने ये जो लिखा है, ये बहुत छोटी संरचना है। क्या है, बहुत छोटी संरचना। अब मान लो कोई बड़ा कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन जो है बहुत लंबी श्रृंखला बनाए हुए है, बहुत बड़ी संरचना। एग्जाम्पल उठाते हैं, ऐसी तो समझ में नहीं आएगा, तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं जहां हम कार्बन लेते हैं टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पहले कार्बन जुड़ेगा CH3 CH2 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 एंड CH3। संरचना बना दूं, चलो ध्यान से देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, सातवां कार्बन और ये आठवां कार्बन। आठवें कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, सातवें कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, छठवें कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आपको बनाना सीखना है बेटा। जिसको ये बनाते आ गई ना, उसे आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसे ही बन जाएगी फटाफट से। और सच बताऊं, मेरा फेवरेट पार्ट जो है, आई लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आई ऑल्सो लव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज जब तक इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ोगे ऑर्गेनिक नहीं बनेगी। क्योंकि इनऑर्गेनिक में एटम्स की संरचना कैसी होती है, ये सब चीजें आपको पढ़नी होती है। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, है ना। किसी को भी आप ऐसा हेट और लव नहीं कर सकते। एज अ टीचर मुझे ये नहीं बोलना चाहिए मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है, मुझे पूरी ही केमिस्ट्री पसंद है। आई लव सारे पार्ट्स केमिस्ट्री के, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना है, तो ये हमने बना दिया। अब ध्यान देखो कि क्या हम इतनी सारी इंक वेस्ट करेंगे, कितना टाइम कंज्यूमिंग था ये। यदि मुझे शॉर्ट पे लिखना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र को छोटा करेंगे। कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, हाँ सर, CH2 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 कितने बार है, 6 बार है। तो क्यों ना इस सूत्र को मैं छोटा कर दूं, यहां पर लिख दूं CH3 CH2 कोष्टक के अंदर 6, CH2 कोष्टक के अंदर बाहर कर दें 6 और बाहर लिख दें CH3। ये इतना लंबा सूत्र इतनी सी जगह पर आ गया। और ये जो आपने लिखा, जो एक समान समूह होते हैं उन्हें कोष्ट, जब कार्बनिक यौगिकों की लंबी श्रृंखला हो और उन श्रृंखला को लिखने के लिए जब हम एक समान तत्वों को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और टोटल उनकी संख्या लिख देते हैं और सूत्र को छोटा कर देते हैं, तो ऐसे सूत्र को हम कहते हैं संघनित संरचना सूत्र। बताओ समझ आया कि लंबी श्रृंखला के लिए जब एक समान ग्रुप दिखे हमें, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और टोटल उनकी संख्या बाहर लिख देते हैं और सूत्र को छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे ही बोला जाता है
संघनित संरचना सूत्र। डन। अब ध्यान रहे यहां पर हमने किसका प्रयोग किया है, यहां पर हमने सिर्फ उस कार्बनिक यौगिकों के तत्वों का प्रयोग किया है और कितनी संख्या उसका प्रयोग किया है, यहां हमने आबंधों को नहीं बताया। तो संघनित संरचना सूत्र में आबंधों को नहीं बताया जाता। डन है। अब बढ़ते हैं हमारा लास्ट एंड दैट इज आबंध रेखा सूत्र। आबंध रेखा सूत्र बहुत अच्छा है, उदाहरण उठाते हैं इसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनेक ब्रांच है ना, तीसरे पे ब्रांच, तो वही सूत्र लिखते हैं फिर से। CH3 CH2 CH, यहाँ एक ब्रांच निकली हुई है CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। तो इसे इतना लंबा लिखने की बजाय कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। एक बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु, तीसरे बिंदु से एक रेखा बनी हुई है, 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब आपको कुछ इस प्रकार की संरचना भी दिखी हुई जहां पर सिर्फ आबंधों की बात हो, किसकी बात हो, आबंध की, ना आपको तत्व दिया हो ना कुछ भी दिया हो, जब कुछ इस प्रकार के बिंदु हैं तो आपको जो बिंदु यहाँ पर दिख रहा है ये वाला बिंदु, इसका मतलब फर्स्ट बिंदु पर CH3 होगा, सेकंड बिंदु पर CH2 होगा, यहाँ पर CH होगा, और ये जो एक अलग रकील निकली है यहाँ पर इसे आप बोलेंगे CH3। ये जो आखिरी का ये और ये और ये डिफाइन करता है CH3 को, बाकी सारे जो है यदि सीधी श्रृंखला है तो वो सभी CH2 को दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सिले वाली रेखाएं, यानी कि ये सिरे वाली रेखाएं मैथिल समूह को दर्शाती है। मैथिल समूह मतलब CH3 को ये दर्शाती हैं, और इस सूत्र को कहा जाता है आबंध रेखा सूत्र। जहां पर आबंधों को रेखा के रूप में दर्शाया जाता है उसे आबंध रेखा सूत्र कहते हैं। अब ध्यान दो बेटा, हमने ये जितने भी सूत्र अभी तक बनाए हैं ये सारे खुली संरचना वाले कार्बनिक यौगिकों के लिए बनाए हैं। ठीक है, क्या हो जब बंद संरचना हो, तो बंद संरचना का भी उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर CH2 हो, आगे भी CH2 हो, हमने 3 कर दिया, और यहां पर भी CH2 हो, और यहां पर कुछ इस प्रकार से जुड़ा हो। तो ऐसी संरचना को दर्शाने के लिए आपको सिर्फ एक त्रिभुज बनाने की आवश्यकता है, और इसी से जस्टिफाई हो जाएगा आबंध रेखा सूत्र। उसी प्रकार से जब आपको कुछ इस प्रकार से बनाना हो, CH2 3 ही बन रहा है, देखो आदत होगी है खुली श्रृंखला को बनाने की, 3 ही बन रहा है, देखो मैं क्या करूं, है ना। तो इस संरचना को आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, कुछ जगह पर ये थोड़ी सी तिरछी बनती है ऐसे, तो ऐसे भी आप इन सूत्रों को लिख सकते हो जब तक कोई स्पेशल ग्रुप ना जुड़ा हो। कि मान लो यहां कहीं से एक और बना देता हूं, CH2 CH2 3 निकल रहा है, देखो CH, यहां पर Cl जुड़ा है, इससे CH2 आगे CH2, यहाँ पर CH2, और ये यहाँ पर जब तक कोई ऐसा स्पेशल ग्रुप ना निकला हो, ठीक है, तब तक आप सीधा ही बनाएंगे, और जहां पर से स्पेशल ग्रुप बना हुआ है वहां पर Cl जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से बंध संरचना के सूत्र आपकी बुक में दिए हुए हों, और ये सारे जो उदाहरण हैं ये आबंध रेखा सूत्र के उदाहरण है। बंध संरचना के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। बंध संरचना इसलिए साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार से ये जो है साइक्लोपेंटेन, ये है साइक्लोक्लोरोहेक्सेन। ठीक है, या क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आई होप सो आपने नोट्स बनाए होंगे, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि त्रिविम सूत्र कैसे होते हैं और कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इफ हम ये समझ गए, इसके बाद में हम आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज IUPAC नेम ऑफ कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।